गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 13 पढ़ लिया था और हम मानव संसाधन पढ़ रहे थे उसमें। और मानव संसाधन में हमने जनसंख्या वितरण पढ़ लिया था, जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया था, जनसंख्या वृद्धि पढ़ लिया था, जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया था। अब आगे आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है? तो साक्षरता का मतलब होता है कि कितने प्रतिशत लोग या देश के लोग पढ़े लिखे हैं। और इसका भी एक ईयर जो एज होती है वो एज फिक्स होती है कि कितने ईयर तक का बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब आजकल तो आपको मालूम होगा आरटी के तहत 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसमें अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें एक नियम भी लागू किया गया, अगर माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो उसकी सज़ा के वो मतलब हकदार होंगे। तो आने वाले समय में हमारा देश 100% हमारा एक क्राइटेरिया मतलब जो देश का एक लक्ष्य लेके चल रहा है या एम लेके चल रहा है, वो एम है कि 2030 तक भारत में सभी लोग या 100% साक्षरता दर होनी चाहिए। तो इस लक्ष्य के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, जिसमें एक तो है अनिवार्य शिक्षा, जो आप जानते ही हो, जिसको आरटी कहते हैं, यानी शिक्षा का अधिकार। और इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोले गए हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो फ़ीस भी कम कर दी गई है और 25% बच्चों को फ्री भी रखा जाता है। ऐसे करके बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं ताकि हर बच्चा देश का पढ़ सके, कहीं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक तो पढ़ाई कर सके। तो आइए हम पढ़ते हैं साक्षरता दर किसे कहते हैं और अपने भारत देश की साक्षरता दर क्या है और राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा बोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु, मैंने आपको बताया था कि एक आयु फिक्स होती है, इस आयु से लेकर के इस आयु तक का बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा या लिख करके पढ़ सकता है या पढ़ के लिख सकता है, उसको ही साक्षर कहा जाएगा या उसको ही पढ़ा लिखा कहा जाएगा। तो अपने यहाँ पर क्या परिभाषा रखी है ये साक्षरता दर की, या क्या तात्पर्य है हमारी साक्षरता दर से? तो तात्पर्य है साक्षरता से कि 7 वर्ष या उससे अधिक जो किसी भाषा को समझकर लिखकर या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है, यानी पढ़े लिखे की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है। ये पूरे देश की है। इसमें महिला पुरुष सब आ गए हैं, महिला पुरुष बच्चे भी आ गए हैं। अब इसमें पुरुषों की क्या प्रतिशत है 74 के अंदर? तो इसमें 82.14% पुरुष हैं और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 65.46% है, जो महिलाओं का पुरुषों के अकॉर्डिंग कम है। और मैंने आपको ये बताया भी था कि एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर 100% महिलाओं की साक्षरता दर है और वो है केरल, है ना। तो पीछे अभी आगे आ जाएगा इसके बारे में भी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 93.91% है तथा सबसे कम साक्षरता का दर जो है वो बिहार है। वहाँ की क्या प्रतिशत है? 63.82% है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर है। ये प्रतिशत दे दिया गया है कि इतने लोग ही साक्षर है राजस्थान के। और राजस्थान की साक्षरता का जो प्रतिशत है ऑल ओवर राजस्थान का 67.07% है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो 80.81% है। और सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की है। महिलाओं की मात्र 52.66% है, जो कि बहुत कम है अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग। वैसे तो बिहार में सबसे कम है, लेकिन राजस्थान की बहुत कम है। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षर दर में वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता दर की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। कोटा जिले की साक्षरता दर जो है 77.48% सर्वाधिक है तथा सबसे कम जो है वो जालोर जिले की है, वहाँ पर कितनी है? 55.88%। यानी जिलों में बात करें तो कोटा सबसे आगे है साक्षरता में और सबसे कम जालोर है। देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था केरल की है और सबसे कम बिहार की है। राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कार्यक्रमों में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि देश का हर व्यक्ति इतना तो हो कि वो समझकर, सुनकर, पढ़कर क्या कर सकता है? लिख सकता है या लिख करके पढ़ सकता है। लिख सकता है, पढ़ सकता है और पढ़ करके लिख सकता है या बोल के लिख सकता है या लिखा हुआ कहीं हो तो उसको पढ़ सकता है या समझ सकता है। तो
तो उसी को क्या कहा जाएगा, साक्षरता। इसके लिए कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, तो इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं साक्षरता अभियान कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, आपको मालूम ही है। इनके लिए क्या किया जा रहा है, इनके लिए बालिका शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है बता भी रही थी मैं आपको। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि बच्चों जो लड़कियां मेरिट में आ रही हैं उनको स्कूटी दी जा रही है, लैपटॉप दिए जा रहे हैं और उनको स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। उनका एडमिशन जो टॉप करती हैं राज्य में या देश में, तो उनकी पूरी पढ़ाई फ्री कर दी जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम से जो गर्ल्स को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। और इनमें से कुछ तो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है। उनको गार्गी पुरस्कार आप जानती हो गर्ल्स को दिया जाता है, 75% ऊपर आती है जिसकी, उसको में गार्गी पुरस्कार मिलता है। आपकी बेटी योजना है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि जिस बच्ची का जन्म हुआ है और उस पिता या माता पिता के एक या दो लड़कियां हैं, तो उसकी पैदा होने से ही क्या कर दिया जाता है, उसकी गवर्नमेंट उसके नाम से एक लक्ष्मी कार्यक्रम चलाती है, उसमें उसका नाम डाल देती है और उसकी 12वीं तक की पढ़ाई जो शिक्षा होती है वो पूरी फ्री या मुफ्त होती है, ठीक है। इसके अलावा देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण, मैंने अभी बताया था कि जो मेरिट में आती है लड़कियों को स्कूटी दी जा रही है। छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जा रही है, 10वीं क्लास तक की गर्ल्स को दी जाती है ये। और उसके अलावा बालिकाओं को और भी बहुत सारे प्रोत्साहन के कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अब आएगा हमारा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मैंने आपको बताया था कि प्रति 1000 के ऊपर कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने मतलब जिनका जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 1000 पुरुषों पे 800 महिलाएं हैं, तो ये लिंग अनुपात क्या हुआ, अब 1000 पुरुषों पे 800 तो कितने का डिफरेंस आ गया, 200 का डिफरेंस आ गया। तो यानी 200 लड़कियों का जो डिफरेंस है यही क्या है, लिंग अनुपात है, ठीक है। तो अब मैं आपको लिंग अनुपात की बात करूँ तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है, तो अगर सर्वाधिक लिंग अनुपात में बात करें तो केरल का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। और सबसे कम की मैं बात करूं तो हरियाणा का है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा दिल्ली में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या के केस पाए गए थे भी, अब जब सर्वे किया गया था। और वहाँ पर दहेज के मामले जो होते थे उसके कारण बालिकाओं को पैदा करने से लोग डरने लग गए थे, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है तो उसमें दहेज वगैरह लिया जाता है और कुछ और भी केसेस होते हैं जैसे गृह क्लेश होता है या घरेलू हिंसा होती है, उसमें महिलाओं को मार दिया जाता है। तो लोग डरने लग गए हैं अब लड़कियों को पैदा करने से। लेकिन अब इन 5 सालों में लिंग अनुपात में फिर से सुधार हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए गए हैं। उसके तहत महिलाओं की हत्याओं या भ्रूण हत्याओं को रोका जा रहा है और लिंग अनुपात को बढ़ाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं कि लिंग अनुपात किसी क्षेत्र विशेष, देश, राज्य, स्थान के पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है, यानी इसकी इन 1000 पे कितनी महिलाएं उसको माना जाता है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच की समानता का सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचना है। देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं है। ये तो मैंने बता ही दिया है कि हरियाणा में सबसे कम है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पर उस गांव को कुंवारा गांव कहते हैं। अब कुंवारा गांव क्यों कहते हैं, जब लड़कियाँ ही नहीं हैं, लड़कियों को तो तुम भ्रूण हत्या के द्वारा मार रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम शादी किससे करोगे। जब तुम बेटियों को मार रहे हो तो बहुएं कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो हरियाणा में एक गांव ऐसा है जो कुंवारा गांव कहलाता है। उसका कारण यही है कि वहाँ के सारे पुरुष कुंवारे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हुई है, इसलिए उसका गाँव का नाम ही कुंवारा गाँव है, ठीक है। तो ये जानकारी किसी देश सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंग अनुपात 940 है। ये हमारे देश का यानी भारत का कितना लिंग अनुपात है, 940 है। और वैसे अपडेट कर देती हूँ, 940 की जगह ये 943 है, क्योंकि वर्तमान में इस पर थोड़ा सा मिस्टेक था, मेरे मुंह से भी गलत निकल गया। तो 943 लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है, ये 943 है, ठीक है। केरल राज्य का जो अनुपात है वो 1084 है, ये ध्यान रखना आप लोग कि 1084 है। वैसे कहीं कहीं पे 1081 मिलेगा, लेकिन अपडेट कर दिया गया है इसको 1084 से। सबसे अधिक केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। और हरियाणा का कितना है, 877, यानी 1000 पुरुषों के ऊपर 877 का लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात 926, यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं
तो राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 926 न कि 928 है। यहाँ पर ये भी गलत है, ये अपडेट किया हुआ गलत है। तो राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 928 है। 2000 में ये 921 था, इसकी तुलना में ये बड़ा है। 2011 का लिंग अनुपात 1901 से अब तक की सभी जनगणनाओं में सबसे अधिक रहा है। यानी राजस्थान में लगातार लिंग अनुपात बढ़ रहा है। ये समझ में आ रही है आपको बात? यानी लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, अब भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब वो बेटियों को पढ़ाने लिखाने में भी आगे आ रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात अधिक रहा है। लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या है, जो मैंने बता दिया। भ्रूण हत्या का मतलब होता है लड़कियों को गर्भ में ही क्या कर देना, मार देना, ठीक है। ये भ्रूण हत्या कहलाती है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। आगे हम पढ़ेंगे नगरीयकरण। नगरीयकरण से क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। नगरीयकरण का मतलब होता है जब ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर या नगर की ओर आती है, तो वहाँ ग्राम की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या घट जाती है और शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो गांवों से शहरों की ओर लोग क्यों आते हैं? तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन करती है, और जब पलायन करती है वहाँ रहने लग जाती है, बस्तियाँ बसाने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को ही इस जो प्रवास है या वह रहने का जो तरीका है, उसी को क्या कहते हैं हम? नगरीयकरण कहते हैं। तो नगरीयकरण का जो तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है ग्रामीण जनसंख्या का क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना, यानी वहाँ से आ जाना। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार कहना ही, जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है? शहरीकरण या नगरीकरण कहा जाता है, ठीक है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली यह घटना, जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और साथ ही कुछ जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। कारण वही है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति शहरों में हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज भी हैं, यानी शिक्षा और दीक्षा के लिए आ रहे हैं, रोज़गार के लिए आ रहे हैं, और भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए शहरों की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली यह घटना, जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेज़ी से वृद्धि हुई, साथ ही कुछ जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा। एक और जहां नगरीकरण आधुनिक औद्योगिकरण व सामयिक प्रणाली का द्योतक है या चिन्ह है या प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का घातक भी है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो उतना ही अपने संसाधनों का, या जैसे ज़मीन में से कोयला निकालना, लोहा निकालना, जल का अधिक से अधिक उपयोग जनसंख्या करेगी। तो इससे क्या होगा? प्रकृति का ह्रास होगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कहलाएगा। और आने वाले समय में ये सीमित साधन होते हैं, तो ये चीज़ आने वाले समय में जो साधन है या संसाधन है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। गत वर्षों की जनसंख्याओं में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र, नोटिफाइड एरिया आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गाँवों में निवास करता है, क्योंकि आज भी भारत की जनसंख्या, जिसमें से 60% जनसंख्या किस में लगी हुई है? कृषि कार्यों में लगी हुई है। और कृषि कार्य ज़्यादातर कहाँ होते हैं? शहरों से बाहर ही होते हैं, यानी गाँव में ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अधिक 3/4 हिस्सा किस में निवास करता है? गाँव में ही निवास करता है। इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि व्यवसाय मुख्य है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना ही प्रमुख कारण है। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण एवं 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी है, अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण है। आंकड़ों से स्पष्ट है, नीचे तालिका के अनुसार प्रत्येक दशक में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी हर 10 साल में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है और ग्रामीण जनसंख्या घट रही है, जो जनसंख्या शहर की ओर पलायन को दर्शाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग ग्रामीण निवास करता है और शेष 24.87% भाग शहर में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, परंतु आज भी राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या गांव में ही निवास करती है, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है।
तो ये तो हो गया हमारा नगरीकरण, शहरीकरण। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून या नियम बनाए गए हैं ताकि इस जनसंख्या को रोका जाए, क्योंकि अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2025 तक हम चीन से भी आगे हो जाएंगे, भारत विश्व में नंबर 1 पे भारत आ जाएगा। इसलिए सरकार का पूरा प्रयास यह है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जनसंख्या का। तो देश के लेवल पे मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और शिशु मृत्यु दर को भी घटाया जाएगा। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का प्रोत्साहन करेंगे तथा परिवार नियोजन को एक कर केंद्रीय कार्यक्रम बनाने की नीतिगत ढांचा भी बनाएंगे। परिवारों को आकार को सीमित, यानी परिवार में बच्चों की जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा भी होगा, हमारे दो करके सरकार ने कानून चलाया था कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, या एक लड़का हो चाहे एक लड़की, वो कुछ भी हो, लेकिन अगर सीमित परिवार होगा, सीमित परिवार तो साधन भी सीमित रहेंगे। इसके आधार पर कार्यक्रम चलाए गए थे। जैसे जन कल्याण सुधार की भी बात की गई। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के जिम्मेदार सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राजस्थान में जनसंख्या नीति कैसे लागू की और क्या क्या आधार रहा करने का, तो ये देख लीजिए। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु है, मरु मतलब मरुस्थल है, और एक बड़ा भाग पर्वतीय और जनजातीय है। तो महिला साक्षरता वैसे यहाँ पर बहुत कम है, 52.66% है मात्र, तथा सामाजिक चेतना सोचनीय स्तर पर भी है। महिला आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव, यानी आज भी गाँव की महिलाएँ क्या करती हैं, घर में ही अपनी डिलीवरियाँ करवाती हैं। हॉस्पिटल में बहुत कम जाती हैं, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि हॉस्पिटलों में मतलब ऑपरेशन कर देंगे या मतलब मृत्यु हो सकती है, तो वो दाइयों के द्वारा ही अपना प्रसव कराना या डिलीवरी कराने पर डिपेंड होती है। इससे क्या होता है, मातृ दर बढ़ जाती है, यानी कि जन्म देने के दौरान माँ की मृत्यु हो जाती है, और कई बार तो ये भी होता है कि शिशु की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को रोकने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। तो आपने देखा हो तो अभी सरकार के द्वारा कार्यक्रम भी चल रहा है कि जो ग्रामीण माँ होगी और वो अगर हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी करवाएगी तो उसको 2000 रुपये दिए जाएंगे, और शहर की औरत अगर हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी करवाएगी तो उसको 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा। अब तो बेटी पढ़ाओ पे भी कार्यक्रम चल रहा है, और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इन सबको सरकार ने एक ही कारण है कि एक तो सीमित या नियंत्रित जनसंख्या हो, साथ ही गुणवत्ता वाली जनसंख्या हो। मतलब गुणवत्ता की बात करें तो उसमें बात आ जाएगी अपने साक्षरता की, घनत्व की बात आ जाएगी। तो ये सब गुणवत्ता की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों एवं योजना के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाओं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण, आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक उसको टीकाकरण लगाया जाता है ताकि कई बीमारियों से उसको बचाया जा सके। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में जन मंगल जोड़कर परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका भी है। अब महिलाएं भी समझदार होती जा रही हैं, क्योंकि अब उनको भी लगता है कि कम बच्चे होंगे तो उनका शरीर कम खराब होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जो महिला होती है उसका पूरा शरीर एक तरह से ख़त्म हो जाता है बच्चा पैदा करने पे। तो इससे महिलाओं को समझ आई है, अब वो 2 बच्चों पे ही ज़्यादा डिपेंड होती है। कई महिलाएं तो ऐसी जो 1 बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहती है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये महिलाएं जागरूक हो रही है, आज पढ़ रही है, दिख रही हैं, तो उनकी यही सोच है कि अगर 2 कम बच्चे होंगे तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इस प्रकार ये हमारा राजस्थान में चल रहे कार्यक्रम और देश में चल रहे कार्यक्रमों पर डिपेंड है। ये लेसन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, पहले आप लेसन को समझें, पढ़ें, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।